जी अस्सलाम वालेकुम। ज़रा मुझे कंफर्म कर दीजिएगा, शैल आई स्टार्ट? और अभी हम वेट कर रहे हैं लोगों का। जी ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है नजमुद्दीन। और आज जो है आप हमें देख रहे हैं पाकिस्तान लीगल अवेयरनेस ट्रस्ट की जानब से, जो जिनका मकसद जो है वो बेसिकली अवेयरनेस को फैलाना है। तो आज हमारा टॉपिक जो है वो आर्टिकल 10A राइट टू फेयर ट्रायल के मुतालिक है। तो इसके हवाले से आज हम तमाम अपनी गुफ्तगू करेंगे और देखेंगे, चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे कि ये आर्टिकल 10A राइट टू फेयर ट्रायल है क्या, और किस तरीके से इसको हम जो है वो मुख्तलिफ सूरत हाल के अंदर जो है वो इस्तेमाल करते हैं। इस हिसाब से जब हम राइट टू फेयर ट्रायल की बात करते हैं, तो इट इज़ अ बेसिकली फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो आपने समझना चीज़ों को ये है कि सबसे पहले जो है वो फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, और ये आर्टिकल 10A बनाने का बेसिकली मकसद क्या था, और किस तरीके से इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। तो बेसिकली जब हम इसके चैप्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स को देखते हैं, तो ये चंद ऐसे राइट्स हैं जिनको कभी भी किसी भी टाइम जो है, इवन इन केस ऑफ इमरजेंसी भी इनको सस्पेंड नहीं किया जा सकता। मतलब ये फंडामेंटल राइट्स उनको कहा जाता है कि जो बेसिक इंसानी हकूक हैं, जो आपको हर हाल के अंदर जो है वो मिलने लाजमी है, ज़रूरी है। यानी कि अगर कोई ऐसी सूरत हाल आती है जिसके अंदर आपके दूसरे राइट्स तो में भी जो है, इन केस ऑफ इमरजेंसी, इन केस ऑफ वॉर या किसी भी तरीके से, वो शायद किसी ना किसी तरीके से सस्पेंड हो सकते हैं। जिस तरह के अक्सर हम देखते हैं कि जो आपका राइट टू मूवमेंट कई दफ़ा जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। या आजकल हम देख रहे हैं कि जी आप कोई जलसा जुलूस नहीं कर सकते, तो फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन को जो है वो रोक दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है। लेकिन कुछ जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो ऐसे होते हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का एक बहुत ही अहम पार्ट है, जिसकी बेसिक के ऊपर सारा जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन बेस करता है। और सिर्फ पाकिस्तान का नहीं बल्कि दुनिया भर के अंदर जब भी हम बात करते हैं किसी भी फंडामेंटल राइट्स की, तो वो इंतहाई अहमियत हासिल रखते हैं। और बेसिकली एक स्टेट की जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो यही है कि आपको आपके राइट्स जो हैं वो सही तरीके से मिल जाएं। तो इसी हवाले से पाकिस्तानी लॉ के अंदर आर्टिकल 10A को इंट्रोड्यूस करवाया गया। और जिसका जो है, जो कि 18th अमेंडमेंट के थ्रू 2010 के अंदर जो है, जिसको हमने एक्सेप्ट किया। अब कुछ लोगों का ये सवाल इसके अंदर होगा, और कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि जी आर्टिकल 10A की जब बात की जाती है, तो ये तो 18th अमेंडमेंट में हुआ, 2010 में हुआ, तो उससे पहले फिर एक ऐसा फंडामेंटल राइट था जो पहले मौजूद ही नहीं था। तो इस तरीके से तो नहीं होता। सब इससे पहले जो है ये किसी ना किसी और शेप के अंदर अप्लाई तो जरूर हो रहा होता है। राइट टू लाइफ के अंदर, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर, राइट टू मूवमेंट के अंदर, मुख्तलिफ सूरत हाल के अंदर इसको एक्सेप्ट तो ज़रूर किया जाता है। इसके ऊपर जजमेंट्स भी आती हैं। लेकिन 18 अमेंडमेंट के अंदर इसको बाकायदा जो है वो एक्सेप्ट कर लिया जाता है कि जी इसको हम एक अलहदा से भी ज़रूर इंट्रोड्यूस कराएं राइट टू फेयर ट्रायल की शक्ल के अंदर, ताकि जो है इसकी ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन क्लियर हो सके, और इसके ऊपर बेसिकली रूल्स एंड रेगुलेशन ज़्यादा क्लियरली से बन सकें। तो ये इससे पहले भी 2010 से पहले भी किसी ना किसी शक्ल के अंदर इम्प्लीमेंट ज़रूर हो रहा था। लेकिन 18 अमेंडमेंट के अंदर इसको मज़ीद क्लियर किया गया, ताकि जो है इसके ऊपर मज़ीद जो है वो जूरिस्प्रूडेंस कायम हो सके। और आमतौर के ऊपर जब भी इसका जो है वो हवाला दिया जाए, तो थोड़ी सी आसानी हो जाए बजाय के जजमेंट्स। और उसके बजाय जब भी कोई स्टैट्यूटरी चीज़ आ जाती है, कोई भी लेजिस्लेशन आ जाती है, और ख़ास तौर के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर, तो वो बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल होती है। इसका जो सबसे मेन पर्पस जो है, इट इंश्योर द राइट टू फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस बीइंग अ फंडामेंटल राइट्स इन पाकिस्तान। तो इसका काम ये है कि आपको एक फेयर ट्रायल दिया जाए, आपको एक ड्यू प्रोसेस को फॉलो किया जाए, रूल ऑफ लॉ को प्रोसेस किया जाए। जब भी आपके खिलाफ कोई भी ट्रायल होता है, कोई भी केस चलाया जाता है, कोई भी मामला होते हैं, तो उसके अंदर आपको एक फेयर मौका दिया जाए, एक मुनासिब मौका दिया जाए, जिसके अंदर आप अपना डिफेंस पेश कर सकें, और आप अपना वर्जन जो है वो लोगों के सामने लेके आ सकें। इसी तरीके से इसके स्कोप के ऊपर जब हम बात करें, तो इट इज़ एप्लीकेबल टू ऑल जुडिशियल
एंड क्वाज़ी जुडिशल प्रोसीडिंग, यानी कि जुडिशल भी और क्वाज़ी जुडिशल भी। क्वाज़ी जुडिशल से मुराद वो होते हैं जो सेमी जुडिशल होते हैं, जिस तरह के पंचायतें होती हैं या कोई कमीशंस बने हुए होते हैं या फिर कोई ट्रिब्यूनल बना दिए जाते हैं कि जैसे यार आप यहाँ से आने से पहले आप उस ट्रिब्यूनल को जो है वो डील करें, तो उसके बाद आप उसकी अपील जो है वो कोर्ट्स के अंदर करते हैं। या फिर कोई भी प्रोसीडिंग होती है जिसके अंदर किसी भी किस्म का फैसला किया जाता है आपके खिलाफ, उसके अंदर आपको सुनना बहुत ज़रूरी है, और उसके बाद वो फेयर तरीके से सुनना बहुत ज़रूरी है। खाली ये नहीं कि सुन लिया, अच्छा जी ठीक है आप आए हैं, ठीक है जी आपकी बात सुन ली, ठीक है जी जाएं। मतलब अगर आप एसी और डीसी के पास भी कोई एप्लीकेशन आपकी पेंडिंग है, तो वो भी क्वाज़ी जुडिशल प्रोसीडिंग करार दी जाती हैं, और उनके ऊपर भी आर्टिकल 10A का आर्टिकल 10A की एप्लीकेशन ज़रूरी होती है। तो इसी हवाले से अब हम स्पेसिफिकली इसके टेक्स्ट की तरफ देखते हैं कि जो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है, जो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, किसी भी लेजिस्लेशन के अंदर उसका टेक्स्ट होता है, उसकी लेजिस्लेशन की लैंग्वेज होती है, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। और उसके अंदर अदालतों के अंदर घंटों घंटों कई दफ़ा बहस होती है कि जी इस वर्ड का मतलब क्या है, यहाँ पर जो है वो लेजिस्लेटर ये कहना चाह रहा था, इन्होंने ये आर्टिकल को इस वजह से इसके अंदर रखा है। तो ये इसकी लैंग्वेज जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट की हामिल होती है। तो इसी तरीके से इसकी लैंग्वेज है फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ हिज सिविल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, यानी कि इसके अंदर सिविल राइट्स को भी देखा गया है और उसकी ऑब्लिगेशंस को भी देखा जाता है, एज वेल एज इन एनी क्रिमिनल चार्ज अगेंस्ट हिम, या कोई भी क्रिमिनल चार्ज उसके खिलाफ लगता है तो उसके अंदर भी इसको देखा जाएगा। तो इसके अंदर बेसिकली तीन बातें हो रही हैं। एक सिविल राइट्स की बात हो रही है कि अगर कोई सिविल केस है तो उसके अंदर भी आपका सिविल राइट्स तो मौजूद हैं, उनको भी देखा जाएगा। इसी के साथ साथ सिर्फ राइट्स नहीं देखे जाएंगे, आपकी ऑब्लिगेशन भी देखी जाएंगी कि आपको करना क्या था जो आप चीज आपने नहीं की। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी से कोई जो है वो वादा किया है और आपका काम था कि आपने वो वादा निभाना है, और आपने वो वादा निभाया नहीं है, वो आपकी एक ऑब्लिगेशन थी, तो ये भी उसके अंदर देखा जा सकता है कि ये भी आपके खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है, नहीं हो रहा, तो किस तरीके से होता है। अगेंस्ट हिम अ पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू अ फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस। अब फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस की डेफिनेशन क्या है? आमतौर के ऊपर जब हम देखते हैं तो फेयर ट्रायल को की डेफिनेशन तो स्पेसिफिकली कहीं पर भी नहीं लिखी गई कि जी इस चीज़ को आप फेयर ट्रायल कहेंगे, इस चीज़ को फेयर ट्रायल नहीं कहेंगे। तो ये एक ब्रॉड डेफिनेशन है। फेयर का मतलब जो है वो बेसिकली इस तरीके से है कि ये एक इट इज़ मोर टाइप ऑफ अ जनरल डेफिनेशन, मोर जनरल ब्रॉड, के जिसके अंदर मुनासब जो होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, तनासब जो है उसका बराबरी का होना चाहिए। जब भी आपको मौका दिया जाए तो एक मुनासब मौका दिया जाना चाहिए कि आप अपनी सफाई को क्लियरली कर सकें। अब वो फेयर एक ट्रायल का प्रोसेस जो है वो सीआरपीसी के अंदर मौजूद है कि ये कोई भी ट्रायल होगा तो वो इस तरीके से चलेगा। अगर उसकी कोई भी खिलाफ वर्जी होती है तो वो भी मिस ट्रायल होगा, वो भी एक अनफेयर ट्रायल होगा। और इसी तरीके से अगर कोई भी जो है ड्यू प्रोसेस को फॉलो नहीं किया गया, फॉर एग्जांपल लॉ के अंदर एक प्रोसीजर है कि जी आपको सबसे पहले 1 महीने का नोटिस जाएगा, आपको टाइम जाएगा कि जी आपने 1 महीने का पहले नोटिस भेजना है, उसके बाद ही आप केस फाइल कर सकते हैं। और हो ये रहा है कि आपने जनाब आप करते इस तरीके से हैं कि आप बगैर नोटिस, आप बगैर किसी चीज़ के आप केस फाइल करते देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को जो है वो फॉलो नहीं किया। तो अब एक बाकायदा एक तरीका कानून के अंदर बताया गया था जो कि ड्यू प्रोसेस है, उसको फॉलो जब तक आप नहीं करेंगे, तमाम प्रोसीजर उसके अंदर जो भी लिखा हुआ होगा, जिन नोटिस भेजने हैं, उसके बाद दूसरी पार्टी पेश होगी, वो अपना जवाब देगी, फिर उसके बाद आप जो है वो अपनी या नोटिस चाहते हैं तो गलत एड्रेस पर भेज दिए जाते हैं, तो वो भी प्रॉपरली जो है वो तरीके को फॉलो नहीं किया गया। इसी तरीके से बहुत सारे इसके अंदर प्रोसेस होते हैं। हम आगे चलकर देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो फेयर ट्रायल के अंदर आती हैं और क्या क्या चीज़ें नहीं आती। तो इसी हवाले से जब हम इम्पोर्टेंस ऑफ आर्टिकल 10A की बात करते हैं तो ये इम्पोर्टेंट जो है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सबसे पहले हमने जिस तरीके से बात कर ली कि ये एक फंडामेंटल राइट है। तो बेसिकली कोई भी फंडामेंटल राइट जो होता है वो इटसेल्फ ही इम्पोर्टेंट है, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये कितना इम्पोर्टेंट है, ये कितना नहीं है। लेकिन इसका बेसिकली मकसद जो है वो प्रोटेक्शन ऑफ राइट है,
जो सबसे आपका पहला राइट है कि आपको राइट टू डिफेंड हासिल है, कि अभी आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाता है कोई भी शख्स, तो उसका जवाब देना आपकी जिम्मेदारी है। बेसिकली जब आप इसको कॉमन सेंस से भी देखें तो आर्टिकल 10 एक बड़ी जो है वो कॉमन सेंस की बात करता है कि यार जब भी किसी शख्स पर कोई इल्ज़ाम लगाया जाए ना, तो उसके बाद उस इल्ज़ाम का जवाब आपके पास देने का मौका हो। तो ये एक आम सी बात है, जब किसी भी शख्स का मीडिया ट्रायल होता है, किसी के खिलाफ कोई खबर चलती है, तो उसको भी मौका दिया जाता है। सहाफ़ी की जिम्मेदारी होती है कि वो जाए और उसका मौक़िफ़ भी ले। तो इसी तरीके से ये भी एक आपका वही मौक़िफ़ लेना होता है अदालत के अंदर, कि अगर आपके खिलाफ कोई पर्चे की दरख्वास्त आई है, कोई एप्लीकेशन आई है, तो सबसे पहले पुलिस का काम है कि जी आपको बुलाना और आपसे पूछना जी ये एप्लीकेशन आपके खिलाफ आई है, बताएं क्या आपके पास क्या सबूत है कि आपने ये काम नहीं किया, या इल्ज़ाम लगाने वाला आप पे झूठा इल्ज़ाम लगा रहा है। ठीक है जी, सबसे पहली जिम्मेदारी पुलिस की है। अब मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर पुलिस अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाती, वो एक तरफा पर्चा काटती है, बंदे को पकड़ती है, जेल में डाल देती है। अब दूसरा राइट जो है वो अदालत के पास है। आप अदालत में जाके अपना वर्जन देते हैं कि जी ये देखें, हमने पुलिस को अपनी बात बताई, पुलिस ने हमारा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो नहीं किया, और फेयर ट्रायल को जो है वो फॉलो नहीं किया, तो अब हम अदालत के पास आए हैं, अदालत हमारी बात सुने कि जी ये इस तरह के से हालात नहीं है, हमारे पास ये सबूत मौजूद हैं, इनके मुताबिक हमने ये काम नहीं किया। तो बेसिकली अदालतों का भी बेसिक बेसिक मकसद जो है वो यही है कि वो आपको फेयर ट्रायल दिया जाए। अब फेयर ट्रायल को किस तरीके से हम कितना एक्सटेंड कर सकते हैं, कितना नहीं करते, तो इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। दूसरा काम जो है वो जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी है, डेट एंश्योर दैट कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स एडहेयर टू लीगल स्टैंडर्ड्स। इसी तरीके से अगर जुडिशरी जो है अगर इन लीगल स्टैंडर्ड्स को फॉलो ही नहीं करेगी, तो बेसिकली एक अनारकी फैल जाएगी। फिर इन जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी होने का, या इन तमाम अदारों को होने का कोई मकसद ही नहीं है कि अगर उन्होंने एक बाकायदा एक लीगल स्टैंडर्ड को, एक बाकायदा फेयर ट्रायल को, एक बाकायदा ड्यू प्रोसेस को फॉलो ही नहीं करना, तो इसका मतलब ये है कि इस सारी जुडिशरी का कोई मकसद ही नहीं है, इसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो बेसिकली इसका मकसद ये भी था कि ना सिर्फ आम लोगों को जो है वो एक मौका दिया जाए, बल्कि जुडिशरी को भी अकाउंटेबल किया जाए कि यार आप अपनी मर्जी से फैसले ना किए जाए मुंह उठा के, जो आपका दिल करे, जिसके दिल के अंदर हक के अंदर फैसला करना है आप कर दें, जिसके खिलाफ करना है आप करना चाहें तो कर दें। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, आपने जो प्रोसेस है उसको फॉलो जरूर करना है। तो बेसिकली यही आर्टिकल 10A का मकसद है। इसी तरीके से ह्यूमन राइट्स के साथ तो अलाइन करता ही करता है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि हमारी कॉमन सेंस ये बात करती है। ह्यूमन राइट जो है वो 90% कॉमन सेंस के ऊपर हैं, जो बताते हैं कि यार ये चीज़ें तो लाजमी ज़रूरी हैं, अगर किसी के खिलाफ कोई इल्ज़ाम लग रहा है तो यार उसको मौका तो देना ही देना है ना यार। जब तक वो अपना मौकफ नहीं बताएगा, तो एक साइड की स्टोरी सुनकर तो जो है कोई भी फैसला नहीं कर सकता, चाहे वो कोई आपकी बैठक के अंदर फैसला हो रहा है, कोई पंचायत के अंदर फैसला हो रहा है, तो कोई भी अगर फैसला करता है तो वो अगर एक साइड की बात सुनकर फैसला कर देगा, तो जाहिर ही बात है वो नाइंसाफी के ऊपर बेस्ड होगा। तो इसको इंसाफ के दायरे के अंदर लाने के लिए जो है वो आर्टिकल 10A को लेके आया गया। अच्छा, इसकी इम्प्लीमेंटेशन के अंदर काफ़ी सारे जो हैं वो इश्यूज हैं, इसके ऊपर कुछ क्रिटिसिज्म भी की जाती है, उसके हवाले से भी हम बात करेंगे। तो सबसे बड़ा जो है इसकी इम्प्लीमेंटेशन का इशू है, इस तरह के अभी हमने बात की कि जी पुलिस वाले जो हैं वो बिल्कुल इसके ऊपर कोई काम नहीं करते, और बहुत सारे केसेस में हमने खुद देखा है कि पुलिस वाले जो हैं वो मुलजिम की बात नहीं सुन रहे होते, या फिर जो है वो जिसने एक पर्चा करवाया है हो सकता है उसी की बात ना सुन रहे हों, पर्चा काट देते हैं, लेकिन बाद में उसके सबूत और गवाहान को देखे बगैर उसके ऊपर जो है वो अपना चालान बना देते हैं। इसी तरीके से अदालतों के अंदर भी कई दफ़ा ऐसा ही होता है कि जो कायदा सबूत पेश करने की इजाज़त नहीं दी जाती। जिस तरीके से ख़ास तौर के ऊपर हमने इमरान खान साहब के केस के अंदर देखा, इसके ऊपर हम आगे भी मज़ीद बात करेंगे कि कैसे आर्टिकल 10A की धज्जियाँ उड़ाई गई, कि उनको ना सिर्फ फेयर ट्रायल ना दिया गया, बल्कि इसी के साथ साथ उनको अपना वकील अपॉइंट करने का मौका नहीं दिया गया। तो एक जो सरकारी वकील है वो उनकी जगह पे खुद ब खुद अपॉइंट हो गया, और खुद ब खुद उसने इजरा कर दिया, सारे केस को वाइंड अप कर दिया। तो इस तरीके से कैसे मुमकिन था कि ये एक राइट, इसको फेयर ट्रायल कहा जाता। तो इसी तरीके से जैसे ही वो केस हाई कोर्ट के अंदर पहुंचा, तो हाई कोर्ट ने इस चीज़ को उड़ा दिया, और उन्होंने कहा था कि ये तो बिल्कुल नाइंसाफ़ी है कि आप जो है एक शख्स को वकील भी फराहम नहीं कर रहे, उसको गवाहान पेश करने का मौका नहीं दे रहे।
तो ये एक इम्प्लीमेंटेशन इशू है, तो जजेस भी इसके ऊपर करते हैं और इसी तरीके से पुलिस भी जो है इसकी खिलाफ वर्जी करती है। मजीद इसको हम देखते हैं कि रिसोर्स कंस्ट्रेंट हैं, लिमिटेड एक्सेस टू लीगल रिप्रेजेंटेशन फॉर अंडर प्रिविलेज ग्रुप। ये बात बिल्कुल ठीक है कि कई दफ़ा जो है जो पार्टी होती है जिसके साथ मुलजिम जो होता है उसके पास इतने वसाइल ही नहीं होते कि वो अपना कोई वकील ही हायर कर ले जो उनके बेस के ऊपर लीगल पॉइंट्स के ऊपर आवाज़ उठा सके या कोई ऑब्जेक्शन रेज कर सके। तो ऐसा अक्सर होता है कि वो बेचारा जो है नीचे से उसको सजा हो जाती है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर की जगह के ऊपर अपॉइंट कर दिया जाता है और वो प्रोसिक्यूटर जो है वो ना तो किसी चीज को ऑब्जेक्ट करता है, मतलब कि एक अनफेयर सा जो है वो लीगल रिप्रेजेंटेशन उसको दी जाती है जिसकी वजह से आर्टिकल 10A के बहुत ज़्यादा इशू होते हैं, ना फेयर ट्रायल मिलता है ना वो ऑब्जेक्ट करता है। तो आम आदमी को तो कई दफ़ा जो है वो कोर्ट के अंदर भी उनका वकील क्या क्या बात कर रहा है उनको समझ नहीं आ रही होती। तो ये जो है वो बड़ा मुश्किल काम होता है एक ट्रायल को लेकर चलाना। तो एक आम आदमी खुद ब खुद तो उसको चला नहीं सकता, उसके लिए वकला की जरूरत ज़रूरी होती है। और मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर ये ऐसा होता है कि वकील तो होता ही नहीं है, तो जब वकील ही नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली जो है वो वायलेशन तो होगी ही। इसी तरीके से जुडिशल डिलेज कैन अंडरमाइन द इफेक्टिवनेस ऑफ आर्टिकल 10A। ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि जितने डिलेज होते हैं और मैं आपको बता रहा हूँ कि एक अदालत के अंदर डिले होना भी ये भी एक ग्राउंड होता है आपका राइट टू फेयर ट्रायल के खिलाफ, कि अदालत के पास एक सफिशिएंट टाइम था, मतलब 1 साल के अंदर अगर अगर ट्रायल भी ख़त्म नहीं हो रहा तो भी अदालत के पास आप हाई कोर्ट के अंदर जो अक्सर बेलें होती हैं बहुत बड़ी तादाद जो होती है वो जमानतों की जो होती है वो इसी बेस के ऊपर होती है कि जी हमारा ट्रायल ही टाइम के ऊपर कंप्लीट नहीं हो रहा। तो ये भी एक ग्राउंड है कि ये एक फेयर ट्रायल नहीं है, ये जानबूझकर इसको लटकाया जा रहा है। जो मुद्दई पार्टी है जानबूझकर इसको डिले कर रही है, तो ये भी राइट टू फेयर ट्रायल की खिलाफ वर्जी है और उसकी बेल के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो जमानतें होती हैं। तो इस हवाले से मैं आपको बता दूं कि ये जो राइट टू फेयर ट्रायल है ये कोई ऐसे ही ख्वाब की बातें नहीं है। ये एक ऐसी चीज़ है जिसका ख़ास तौर के ऊपर क्रिमिनल केसेस के अंदर तो बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन है। और मैं कहता हूँ कि 50 to 60% जो है जो मुलजमान को शक का फ़ायदा मिलता है या मुलजमान को रिलीफ मिलता है तो वो आर्टिकल 10A की बुनियाद के ऊपर ही मिलता है। बहुत दफ़ा जो है वो हाई कोर्ट राइट टू फेयर ट्रायल की खिलाफ वर्जी के ऊपर नीचे से दिए गए फैसलों को ओवरटर्न कर देती है, अपील को एक्सेप्ट कर लेती है या फिर जमानतों को एक्सेप्ट कर लेती है कि नीचे ऐसे ऐसे काम हो रहे होते हैं जो राइट टू फेयर ट्रायल की धज्जियां उड़ाई जा रही होती हैं। तो इसी की बेस के ऊपर ही बाद में जो है वो जूरिस्प्रूडेंस क्रिएट हो रही होती है। तो ये आर्टिकल 10 इसी वजह से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ख़ास तौर पे अगर आप जब आप देखेंगे जो बेल इटसेल्फ है जो ज़मानत है वो दी क्यों जाती है, तो वो बेसिकली इसी वजह से दी जाती है कि हो सकता है यार आपके खिलाफ जो मुकदमा दायर हुआ है वो हो सकता है झूठा हो सकता है बेबुनियाद हो, तो आपको जमानत दे दी जाए, आप अपने घर जाएं, आप अपना वकील हायर करें, आप अपने सबूत शवाहद इकट्ठे करें और उसके बाद अपना केस लड़ें, उसके बाद ट्रायल के अंदर आए ताकि आप एक अच्छे तरीके से एक फेयर ट्रायल अपना कॉन्टेस्ट कर सकें। तो बेसिकली जो लॉ ऑफ बेल है ये सारा का सारा राइट टू फेयर ट्रायल के ऊपर बेस्ड है। तो जब तक फेयर ट्रायल नहीं होगा, जब तक आपको बेल मिलेगी नहीं, जब तक आप अपने घर पहुंचेंगे नहीं, आप अपनी मर्जी से जो है अपना केस फॉलो अप नहीं कर सकेंगे, जाहिर सी बात है एक बंदा जेल के अंदर बैठा हुआ है वो अपने केस के अंदर कैसे कार्रवाई कर सकेगा, ना तो वो कोई चीज़ कमा रहा है जो जिसके जरिए से वो कोई अपना लॉयर की फीस दे ले या कुछ भी कर ले या अपने घर के मामला चला ले। तो जब तक वो यही नहीं कर सकेगा तो वो फेयर ट्रायल के खाक लेगा। इसी तरीके से जब वो बाहर आएगा तो वो अपना वकील करेगा, अपने सबूत ढूंढेगा, अपने शवाहद बनाएगा, अपने गवाहों को इकट्ठा करेगा, उनको हर तारीख के ऊपर लेकर आएगा, अदालत के अंदर उनका बयान देगा, अपने वकील को पॉइंट्स बताएगा, असिस्ट कर सकेगा। तो ये सारी जो है लॉ ऑफ बेल इसी के ऊपर इसकी गिरद चल रही है। इसी तरीके से जो क्रिमिनल ट्रायल है उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा राइट ऑफ फेयर ट्रायल की जो है वो चीज़ें देखी जाती हैं। फॉर एग्जांपल सीआरपीसी को फॉलो किया गया है या नहीं किया गया, तो ये एक बेसिकली तो एक लीगल चीज़ है। अगर सीआरपीसी के किसी भी सेक्शन की खिलाफ वर्जी की जा रही है, फॉर एग्जांपल अगर जो है वो खेल है।
मुलजिम को पकड़ा गया है और उसके बाद उसकी आइडेंटिफिकेशन परेड नहीं हाँ। करवाई गई, तो ये राइट टू फेयर ट्रायल की खिलाफ वर्जी है। इसी तरीके से अगर कोई ना कोई सबूत और शवाहद इकट्ठे किए गए हैं और उनका पीएफएसए के जरिए जो है वो रिपोर्ट नहीं बनवाई गई, तो फिर ये भी एक क्रिमिनल ट्रायल की खिलाफ वर्जी है। तो ये फेयर ट्रायल इस तरीके से बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल हो जाता है। मुख्तलिफ केसेस के अंदर मुख्तलिफ ग्राउंड बनकर ये मुलजिम को किसी ना किसी तरीके से रिलीफ दिलवाता ही है। मजीद हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के इस केस के बारे में कि ये एक बड़ी लेटेस्ट जजमेंट अभी आई है जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के केस के अंदर। तो ये एक बड़ी लैंडमार्क जजमेंट भी साबित हुई है कि इतने सालों के बाद 1979 को में उनकी जब डेथ हो गई और वो बकायदा जो है वो एक हुक्म के मुताबिक हुई, अदालती हुक्म के मुताबिक उनको जो है वो डेथ पेनल्टी दे दी गई। लेकिन उसके बाद जब पीपल्स पार्टी के दौर के अंदर सदर आसफ अली जरदारी साहब ने एक रेफरेंस भिजवाया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कि जी आप इसके ऊपर अपना ओपिनियन दें। ताहम उनके दौर के अंदर तो ये चीज़ें नहीं हो सकें, लेकिन अभी काजी फायजा साहब ने आकर इसके ऊपर अपनी जजमेंट दी है और उसके अंदर उन्होंने बताया है कि जी ये वाकई ही इस केस के अंदर राइट टू फेयर ट्रायल की खिलाफ वर्जी की गई है। अब बेसिकली इससे उस केस के ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ सका। सुप्रीम कोर्ट जो है उस डेथ पेनल्टी को ओवरटर्न तो नहीं कर सकती किसी भी तरीके से, खास तौर के ऊपर अभी आकर जब जो है वो फांसी हो भी चुकी है, उसके इतने साल भी गुजर चुके हैं। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक ओपिनियन बेस्ड जजमेंट थी। सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस के अंदर उन्होंने ये पूछा था कि आप अपनी एक ओपिनियन दे दें सुप्रीम कोर्ट के, क्या इसके अंदर आर्टिकल 10A की खिलाफ वर्जी हुई है या नहीं हुई। तो इसके ऊपर जो है वो रिसेंट सुप्रीम कोर्ट रूलिंग आ गई। द सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली acknowledged that Bhutto was not affordable the right to a fair trial, a verdict coming nearly half a century later। इसी तरीके से ये एक बड़ा पॉजिटिव डेवलपमेंट भी इसको समझी गई कि चलें यार, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गलती तो कम से कम मान ली है। लेकिन इसको बहुत सारे लोगों ने जो है वो एक पॉलिटिकली तौर के ऊपर भी देखा। लेकिन बहरहाल आर्टिकल 10A की काफ़ी सारी खिलाफ वर्जियाँ उसके अंदर की गई हैं और एक उस जजमेंट का एक पूरा एनालिसिस करना या बहुत सारी चीज़ें करना, वो तो बजाते खुद एक अलग से टॉपिक है। तो बेसिकली आर्टिकल 10A की एक अहमियत की तरफ हम देख रहे हैं कि वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से होती भी गुजरती है कि अगर आर्टिकल 10A की खिलाफ वर्जी उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ना करती, उस वक्त जो है आर्टिकल 10A को बाकायदा सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता, तो उसका मतलब ये होता कि भुट्टो साहब को फांसी ना होती और हो सकता है इस वक्त मुल्क का सियासत जो है किसी और तरफ जा रही होती। इसी तरीके से जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, ये प्रिंसिपल भी आ गया कि इतनी देर के बाद जो है अगर किसी को इंसाफ दिया भी जाए तो वो ना देने के मुतरादिफ ही होता है। इसी तरीके से इमरान खान साहब के केस के बारे में हमने पहले भी बात कर ली है कि इमरान खान साहब के केस के अंदर भी काफ़ी सारी जो है वो वायलेशन की गई है। एक तो ये वायलेशन थी कि उनको उनको जो है वो बाकायदा सही तरीके से लीगल रिप्रेजेंटेशन नहीं दी गई। दूसरा एक बहुत बड़ी बात ये हुई कि वो अपने कुछ गवाहान अदालत के अंदर पेश करना चाहते थे, तो कोर्ट ने उनको रोक दिया कि नहीं आप ये गवाहान पेश नहीं कर सकते। इसी तरीके से जब काफ़ी जो है वो उसके अंदर इशूज बने। सबसे पहले जो है वो जिस तरीके से उनको गिरफ्तार किया गया, उसको भी जैसे फेयर ट्रायल के खिलाफ कहा गया कि जी आप इस शख्स को ऐसे जो है वो गिरफ्तार नहीं कर सकते। जो है इसी तरीके से तकरीबन तमाम ही केसेस के अंदर उनके जो है तोशाखाना केस के अंदर या कुछ केसेस के अंदर जो है वो उनको उनके ऊपर डबल डबल केसेस बनाए गए कि जी ये जिस तरह के पीटीआई के बाकी लोगों के ऊपर बहुत सारे बनाए गए कि जी हाँ एक ही वकूआ है 9 मई का, उसी के अंदर उनको गुजरांवाला के अंदर भी उन पर केस डाल दिया। इसी तरीके से उनके ऊपर जो है वो फैसलाबाद के अंदर भी केस डाल दिया गया, लाहौर में भी केस डाल दिया गया। तो एक ही आदमी जब 3 जगह के ऊपर किस तरीके से जो है वो एग्जिस्ट कर सकता है। तो बेसिकली ये कानून की खुल्लम खुला जो है वो खिलाफ वर्जियाँ की गई। तो इस हवाले से जब हम बात करते हैं तो ये फेयर ट्रीटमेंट जो है हर पाकिस्तानी की करना और लीगल रिप्रेजेंटेशन देना, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो करना, सीआरपीसी को फॉलो करना,
या कोई भी जो जुडिशियल सिस्टम के अंदर कोई भी जो तरीकाकार बताया गया है, अगर आप किसी भी तरीके से उसको गिरफ्तार नहीं कर रहे या उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहे, तो वो खुल्लम खुला जो है 10A की खिलाफ वर्जी है। इसी तरीके से शैला ज़िया वर्सेस बापडा केस के अंदर भी ये भी बड़ी एक लैंडमार्क जजमेंट है, जिसके अंदर एक बापडा ने को चैलेंज किया गया, रेजिडेंट्स ने बापडा को चैलेंज किया कि उनकी जो हाई वोल्टेज ग्रिड स्टेशन है उसकी वजह से उन जो इन्वायरमेंट जो है वो खराब हो रहा है और वो अनसेफ फील कर रही हैं, डेंजरस फील कर रही हैं। तो उन रेजिडेंट्स की एप्लीकेशन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया और इसको एक्सटेंड किया कि वाकई जो राइट टू फेयर ट्रायल है, जो राइट टू हेल्थ है, राइट टू ड्यू प्रोसेस एंड डिस्क्रिपेंसी है, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया गया और बताया गया कि जो इन्वायरमेंट है इसको भी इसके अंदर अप्लाई करना होगा। इसी तरीके से फेयर एंड ट्रांसपेरेंट लीगल प्रोसीडिंग के हवाले से इसके अंदर भी बताया गया। और ये जो सारे केसेस हैं इनके अंदर बेसिकली 10A को काफ़ी ज़्यादा जो है वो अहमियत दी गई कि इसकी बेस के ऊपर किसी भी शख्स को जो है वो कन्विक्ट करना। और बहुत सारे केसेस के अंदर जो है नीचे से लोग कन्विक्ट हो जाते हैं, सजाएं हो जाती हैं, और बाद में ऊपर जाके उनका एक्विटल हो जाता है, वो बरी हो जाते हैं सिर्फ और सिर्फ इस बेस के ऊपर कि नीचे वाली कोर्ट्स ने उनका बाकायदा जो है वो ट्रायल को क्या तरीकाकार को फॉलो नहीं किया, उनके गवाहान को बाकायदा सही तरीके से नहीं दिखा गया, और उनके जो भी ग्राउंड से उनको अगर सही तरीके से नहीं देखेंगे तो वो खिलाफ वर्जी होती जाएगी। तो इसी हवाले से एक और केस भी है, बेनजीर भुट्टो वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, जिसके अंदर बेनजीर भुट्टो साहिबा ने जब उनकी गवर्नमेंट को हटा दिया गया तो उन्होंने इसके खिलाफ भी जो है वो केस किया, और इसके अंदर भी फेयर ट्रायल देना और जो है एक बाकायदा मौका देना जरूरी समझा गया बेनजीर भुट्टो साहबा को कि वो आए और अपना वर्जन जो है वो कम अज कम इसी हवाले से अपना क्रिएट करें, अपनी कम अज कम बात तो बताएं कि वो क्या कहना चाहती थी जी, किस वजह से उनकी हुकूमत हटाई गई, और अगर उनके ऊपर कोई भी झूठे इल्जाम लगाए गए हैं तो उनको उनको क्लियर देने का एक मौका दिया जाए, चाहे वो जवाब उनका सेटिस्फैक्ट्री हो या ना हो, झूठा हो या सच्चा हो। तो इस हवाले से जो है उनको मौका देना इंतहाई ज़रूरी है। तो ये आज हमने बात की है राइट टू जो है वो फेयर ट्रायल के बारे में, आर्टिकल 10A के बारे में। तो इस हवाले से अगर किसी भी दोस्त का कोई भी सवाल हो, कोई भी जो है वो आप चीज़ जानना चाहते हो, या कोई चीज़ मेरे से मिस होगी हो, ज़ाहिर बात है ये तकरीबन आधे घंटे घंटे का सेक्शन होता है, तो इसके अंदर सारी चीज़ों को कवर करना ज़ाहिर बात जो है वो मुश्किल होता तो अ, अब आप लोगों को क्वेश्चन है तो आप बता दें। PFSA जो होता है, बेसिकली PFSA जो है वो एक फोरेंसिक का अदारा है। जब भी कोई भी आप चीज़ें पकड़ते हैं, फॉर एग्जांपल कोई गन पकड़ी जाती है, कोई कपड़े पकड़े जाते हैं, कोई ब्लड मैच लेते हैं, तो उसके बाद उसको PFSA के अंदर भेजा जाता है पुलिस की जानब से, ताकि वो उसको मैच करवाया जा सके कि बाकायदा एक रिपोर्ट बनती है। वो रिपोर्ट आकर बताती है कि जी ये जो मकतूल को जो गन लगी है, जो गोली लगी है, आया वो इसी गन की है या नहीं है, आया वो रिपोर्ट मैच की गई है या नहीं की गई। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो अगर मैच कर जाती हैं तो फिर जाहिर गन कोई और है और गोली कोई और है। ये अक्सर आपने CID में शायद देखा होगा कि वो बाकायदा उसको गन को मैच करते हैं कि जी क्या इसको इसी गन से गोली लगी है या नहीं लगी। तो वो सारा जो है पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान फोरेंसिक साइंसेज की एक एजेंसी है, वो सारा कुछ जो है वो प्रोसेस करती है। तो उसको ये लिए PFSA की खदमात दी जाती हैं। तो जी बहुत शुक्रिया जी आप सब लोगों का, आप लोगों ने हमारे सेशन को ज्वाइन किया। इसी तरीके से पाकिस्तान लॉयर्स को देखते रहिए, और इस हवाले से अगर आपके मुझे कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं और इस हवाले से अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया, हम इस सेशन को इधर ही एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।